हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू अवर चैनल नेविगेट इंस्टीट्यूट। दिस इज साकिल लटोरिया और आज की वीडियो में हम व्यापम सब इंजीनियर के लिए प्रीवियस ईयर में जो पेपर्स कंडक्ट हो चुके हैं उनके सॉल्यूशंस को देखने वाले हैं। इसके पहले एक सिंपल सी बात कर लेते हैं कि जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 9 to 10 दिसंबर में आपका व्यापम सब इंजीनियर 2020 का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। तो प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो थोड़ी सी बूस्ट हो सके। जैसे कि अदर एग्जाम की अगर हम बात करें तो राजस्थान जूनियर इंजीनियर, यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर, एसएससी जूनियर इंजीनियर के अभी पेपर आपके होने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हम सॉल्व यहाँ पे करेंगे ये आपको इन एग्जाम्स में भी हेल्प करेंगे। अगर व्यापम सब इंजीनियर का आप क्रैश कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप पर नेविगेट इंस्टीट्यूट का लाइव क्रैश कोर्स चल रहा है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी जा रही है, आप उस लिंक पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और कोर्स को परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के भी ऑफलाइन बैचेस अनाउंस हो चुके हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड है एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया जा रहा है, आप कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2018 4 सितंबर को सेकेंड शिफ्ट में व्यापम का जो पेपर कंडक्ट हुआ था उसका सॉल्यूशन। तो आज के पेपर में हम सिविल इंजीनियरिंग के 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो 100 क्वेश्चंस मतलब 101 से आपके क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अपन उसको 1 से काउंटिंग करेंगे तो 100 क्वेश्चंस का आज हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं 2018 में जो आपका 4 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था, स्पेशल फॉर सिविल इंजीनियरिंग। तो 2018 में जो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, देखो जो क्वेश्चंस हैं और ऑप्शंस हैं और जो व्यापम के द्वारा करेक्ट आंसर दिया गया है वो डिस्प्ले पे आपको दिख जाएगा। बाकी क्वेश्चंस को मैं रिपीट भी करूंगा, आप चाहो तो आप लिख सकते हो या डिस्प्ले पे जो आपको दिखेगा क्वेश्चन उससे भी आप नोट डाउन कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे था, इफ द लाइन ऑफ एक्शन of the all forces in a plane is passing through a single point then it represent a। ये आपका क्वेश्चन था। इसके रिगार्डिंग जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, पहला ऑप्शन आपका था कोलिनियर फोर्स सिस्टम, पैरेलल फोर्स सिस्टम, थर्ड था आपका जनरल फोर्स सिस्टम एंड फोर्थ था आपका कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम। तो यहाँ पे क्वेश्चन में उसने ये बोला कि जो प्लेन में फोर्सेस की जो बात की जा रही है तो फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन जो है आपका वो कहाँ से पास हो रहा है, एक सिंगल पॉइंट से पास हो रहा है। तो अगर फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सिंगल पॉइंट से पास होता है और सेम प्लेन में होता है तो वो आपका क्या कहलाता है, कोप्लानर कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम कहलाता है। क्लियर, मैंने क्या बोला, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, line of action of force, clear, passing through single point and same plane। एंड कहाँ की बात कर रहा हूं मैं, सेम प्लेन की बात कर रहा हूं। तो इस जो फोर्स सिस्टम की बात होती है ये आपका क्या कहलाता है, कोप्लानर कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम। क्लियर। तो यहां क्वेश्चन आपको जो दिया गया था तो आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा वो कौन सा ऑप्शन आपको दिया गया, फोर्थ ऑप्शन आपको दिया गया है कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम। ये आपका करेक्ट आंसर है। जैसा अगर हम ऑप्शन 1 को डिस्कस करें, अगर कभी फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर आपका 1 है उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो कोलिनियर फोर्स सिस्टम क्या होता है कि जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स आपका है वो सेम लाइन पर आपका होता है। क्लियर, कहाँ होता है, सेम लाइन पे होता है, तो वो कोलिनियर फोर्स सिस्टम आपका कहलाता है। क्लियर। तो ये भी आपको याद रखना है कि कोलिनियर फोर्स सिस्टम क्या होता है, इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन बन सकता है और अदर एग्जाम जैसे एसएससी जेईई हुआ उसमें ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का यहाँ पे हमने सॉल्यूशन देख लिया है और हमारा आंसर क्या आ गया, यहाँ पे कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम आपका आंसर आ गया है।
नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इन द डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग और आइडेंटिफाइंग पॉइंट लेइंग ऑन अ कंटूर इज कॉल्ड। आपको एक और बात बता दूं कि देखो जो आपका पेपर होता है वो बाइलिंगुअल में होता है, तो जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हैं तो आपको डिस्प्ले पे क्वेश्चन दिखेगा तो वो आपको बाइलिंगुअल क्वेश्चन दिखेगा, तो आप हिंदी में भी उस क्वेश्चन को देख सकते हो, सारे ऑप्शंस भी आपको हिंदी में दिख जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने देख लिया। इसके रिगार्डिंग आपको ऑप्शंस यहाँ पे दिया था सेंटरिंग, दूसरा ऑप्शन था आपका वर्टिकल कंट्रोल, सेकेंड था आपका रेंजिंग और फोर्थ ऑप्शन है आपका हॉरिजॉन्टल कंट्रोल। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझते हैं। यहां पे अगर हम कंटूरिंग की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? कंटूरिंग की बात कर रहे हैं। क्लियर? बात किसकी की जा रही है? कंटूरिंग की बात की जा रही है। ठीक है, तो कंटूरिंग के लिए हमारे पास दो मेथड होती हैं। एक तो मेथड कौन सी होती है हमारे पास? डायरेक्ट मेथड है, और दूसरी हमारी मेथड कौन सी होती है यहाँ पे? इन डायरेक्ट मेथड होती है। क्लियर? अब डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि द पॉइंट ऑफ इक्वल एलिवेशन, मैं क्या बोल रहा हूं, जो इक्वल एलिवेशंस के पॉइंट होते हैं। देखो एलिवेशंस मतलब यहाँ पे हाइट से बात की जा रही है, तो पॉइंट की इक्वल हाइट के रिगार्डिंग बात की जा रही है। तो डायरेक्ट मेथड में क्या बोल रहा हूं? द पॉइंट ऑफ इक्वल एलिवेशन ऑन द टेरेन आर फिजिकली लोकेटेड एंड प्लॉटेड ऑन द मैप। फिजिकली हम उसको लोकेट करते हैं और मैप पे क्या करते हैं? प्लॉट करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका था इन द डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग, वहां पे स्पेसिफाई किया गया है कि हम किसकी बात कर रहे हैं? डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आइडेंटिफाइंग और लेइंग ऑफ पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने क्या देखा? हाइट की बात की है। किसकी बात की है? हाइट की बात की है। तो डायरेक्ट मेथड में हमने किया क्या है? क्या किया? हमने वर्टिकल कंट्रोल की बात की। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? वर्टिकल कंट्रोल होगा, जो सेकंड ऑप्शन आपको दिया गया। जैसे पहला सेंटरिंग है, सेंटरिंग का मतलब होता है कि जब हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को फिक्स करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट एग्जैक्टली ओवर द स्टेशन आपका क्या होना चाहिए? सेट होना चाहिए, वो आपका सेंटरिंग कहलाता है। रेंजिंग की आपकी अगर बात करें, थर्ड ऑप्शन जो रेंजिंग यहाँ पे दिया, रेंजिंग मतलब क्या होता है कि दो स्टेशन से उनके बीच में अगर इंटरमीडिएट पॉइंट को आपको सेटअप करना है तो वो आपका रेंजिंग प्रोसेस कहलाता है। हॉरिजॉन्टल कंट्रोल मतलब जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनके कंट्रोल्स के लिए हम हॉरिजॉन्टल कंट्रोल्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो सेकेंड जो क्वेश्चन आपका था उसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्टिकल कंट्रोल आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, ऑन इंडियन रेलवे द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ रेल इन अ ब्रॉड गेज ट्रैक इज। ब्रॉड गेज के लिए इंडियन रेलवे में स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ रेल हम क्या यूज करते हैं? देखो रेल्स मतलब यहाँ पे पटरियां की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पटरी की बात कर रहे हैं। ऑप्शन आपका पहला दिया हुआ है 11.98 मीटर, सेकेंड ऑप्शन है 12.8 मीटर, थर्ड ऑप्शन है आपका 10.97 मीटर, फोर्थ ऑप्शन है आपका 10.06 मीटर। ये चार ऑप्शन है आपके। तो अब अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया में स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ रेल्स फॉर बीजी ट्रैक, बीजी ट्रैक के लिए हम कितनी यूज करते हैं? तो बीजी ट्रैक के लिए आपकी होती है 12.8 मीटर। और अगर बीजी की जगह आपसे एमजी ट्रैक अगर पूछा जाए, एमजी मतलब मीटर गेज, क्लियर, जो आपका मीटर गेज होता है, बीजी मतलब ब्रॉड गेज की बात कर रहा हूं। तो मीटर गेज के लिए आपकी जो यहाँ पे स्टैंडर्ड लेंथ होती है दैट इज 11.89 मीटर। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ रेल्स हमसे जो पूछा गया है वो किसका पूछा गया है? ब्रॉड गेज के लिए पूछा गया है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12.8 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो थर्ड क्वेश्चन आपका जो था उसका आंसर आपका क्या हो गया है? 12.8 मीटर आपका आंसर हो गया है। चलो फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इन टेक कोट
बिटुमन इज यूज्ड एट द रेट ऑफ, क्लियर। ऑप्शंस आपका था 5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, 0.5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर सेकेंड ऑप्शन था, थर्ड ऑप्शन 1 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर एंड फोर्थ ऑप्शन आपका था 10 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। सबसे पहले अपन यहाँ पे क्वेश्चन को समझते हैं कि यहाँ पे आपसे क्या बोला गया है, टैक कोट की बात की गई, क्लियर। अब देखो टैक कोट होता क्या है, तो टैक कोट क्या होता है आपका, एक थिन क्या होता है, बिटुमिनस लिक्विड की लेयर होती है, थिन बिटुमिनस लिक्विड लेयर। टैक कोट क्या होता है आपका, एक थिन बिटुमिनस लिक्विड लेयर होती है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता था, अभी तो नहीं पूछा है, पूछा जा सकता है, तो वो भी आप माइंड में रखना कि टैक कोट को हम प्रोवाइड किस लिए करते हैं, तो इसको प्रोवाइड किया जाता है टू प्रमोट बॉन्डिंग, क्लियर। प्रोवाइड, सेकंड क्या हो जाएगा आपका, प्रोवाइड टू प्रमोट बॉन्डिंग, क्लियर। किसके लिए प्रमोट किया जाता है, बॉन्डिंग को प्रमोट करने के लिए हम टैक कोट को क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। अब यहां पे बात आती है कि जो टैक कोट आपका है बॉन्डिंग को प्रमोट कराना है, तो जो हमारे पेमेंट की सरफेस होगी उस पे हम क्या करेंगे, यूनिफॉर्मली अप्लाई करेंगे, क्लियर। किसको, बिटुमिनस लिक्विड को, कि जो हमारा पेवमेंट है उसकी जो एंटायर सरफेस है उसमें अप्रॉक्स 90% उसका जो सरफेस है, 90% आपका जो सरफेस है वो क्या हो जाना चाहिए, कवर अप हो जाना चाहिए। और ये जो टैक कोट में जो हम अप्लाई यहाँ पे कर रहे हैं बिटुमिनस लिक्विड को, ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है सबसे पहले कंडीशन ऑफ पेमेंट सरफेस। किस पर डिपेंड करेगा, पहला मैंने क्या बोला, कंडीशन ऑफ पेमेंट सरफेस। देखो कंडीशन ऑफ पेमेंट सरफेस की अगर मैं बात करूं तो सरफेस कैसी है, जैसे क्लीन है या ड्राई है या वेट है, तो इस पे भी डिपेंड करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड आता है कि किस रेट से आप इसको अप्लाई कर रहे हो सरफेस के ऊपर। सेकंड हमारा पॉइंट क्या हो गया, रेट हो गया, जो मेरे से इस क्वेश्चन में पूछा है कि टैक कोट को आपको जो अप्लाई करना है किस रेट से अप्लाई करना है, क्लियर। और थर्ड आपका यहाँ पे आता है टैक कोट के लिए जो आप यूज कर रहे हो तो डाइल्यूशन क्या है, क्लियर। जो बिटुमिनस लिक्विड की आप बात कर रहे हो, देखो बिटुमिनस लिक्विड जैसे कि आपका एस्फाल्ट हुआ, इमल्सन हुआ, कटबैक हुआ, ठीक है। तो डाइल्यूशंस क्या है, अब क्वेश्चन अपने से क्या पूछा है, यहाँ पे रेट की बात की गई है। तो याद रखना टैक कोट के लिए जो आपका रेट आपका होता है वो कितना होता है, 0.5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, क्लियर। इस रेट से हम बिटुमिनस लिक्विड को अप्लाई करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन जो अपने से पूछा गया है, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन जो हमारा आया है वो आया है, नेम द पाइप विच इज प्रोवाइडेड इन सेप्टिक टैंक फॉर डिस्चार्ज ऑफ फॉल गैसेस। सेप्टिक टैंक में हम कौन सा पाइप यूज करते हैं उसका नाम बताना है, जो फॉल गैसेस को क्या करता है, बाहर निकालता है, डिस्चार्ज करता है। ऑप्शन पहला था एंटी सिफोनेज पाइप, पहला ऑप्शन क्या है, एंटी सिफोनेज पाइप। सेकेंड ऑप्शन है आपका आउटलेट पाइप, क्लियर। सेकेंड ऑप्शन क्या हो गया आपका, आउटलेट पाइप। थर्ड आपका यहां पे है बेंट पाइप एंड फोर्थ है आपका मैन होल। अब समझते हैं थोड़ा सा कि जैसे यहां पे बोला है एंटी सिफोनेज पाइप, क्या बोला है आपसे, एंटी सिफोनेज पाइप, ठीक है। एंटी सिफोनेज पाइप होता क्या, देखो आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए।
तो एंटी सिपोनेज पाइप की अगर मैं बात करूं तो क्या बोलोगे आप इसको? एक्स्ट्रा पाइप। ये क्या होता है? एक एक्स्ट्रा पाइप होता है जिसको हम आउटलेट पे कनेक्ट करते हैं, किसके? टॉयलेट्स वगैरह के। क्लियर? तो देखो, एक्स्ट्रा पाइप कनेक्टेड टू आउटलेट ऑफ टॉयलेट सीट। टॉयलेट सीट जो होता है उसके आउटलेट पे आप कनेक्ट करते हो ऑफ ऑल फ्लोर्स, जितनी भी फ्लोर्स आपने क्या की हैं? बनाई हुई हैं। क्लियर? और जो ये पाइप होता है एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर होता है आपका। क्लियर? द अदर एंड ऑफ विच इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, मतलब एंटी सिफोनेज पाइप का एक एंड जो है वो टॉयलेट सीट के एंड से कनेक्टेड है आउटलेट पर, और एक एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर है आपका। क्लियर? ये आपका क्या हो गया? एंटी सिफोनेज पाइप हो गया। अब इसको क्यों यूज किया जा रहा है? तो इसको हम यूज करते हैं टू मेंटेन वाटर सील। क्लियर? provide to maintain water seal। क्लियर? वाटर सील को मेंटेन करने के लिए हम एंटी सिफोनेज पाइप का क्या करते हैं? यूज करते हैं। नेक्स्ट आपने यहां पे देखा सेकंड ऑप्शन आपको बोला गया था आउटलेट पाइप। क्या बोला गया है आपको? आउटलेट पाइप बोला गया है। तो आउटलेट पाइप को हम किस लिए यूज करते हैं? टू अलाउ वाटर टू फ्लो आउट। वाटर को बाहर निकालने के लिए आप आउटलेट पाइप का यूज कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम समझें, वॉशिंग मशीन होती है आपकी, उसमें एक आउटलेट पाइप आप जोड़ के रखते हो कि कपड़े वगैरह धुल गए, अब जो गंदा पानी है इसको बाहर निकालना है, तो कहाँ से निकालोगे? वो आउटलेट पाइप के थ्रू आप क्या करोगे? उसको बाहर निकालोगे। तो सेकेंड आउटलेट पाइप क्या होता है, ये भी अपन ने समझ लिया है। अब नेक्स्ट यहाँ पे समझते हैं, ये पहला ऑप्शन आपका हो गया है, ये आपका दूसरा ऑप्शन हो गया है। थर्ड ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है बेंट पाइप। क्या दिया गया है? बेंट पाइप। अब बेंट पाइप क्या होता है? तो बेंट पाइप दैट अलाउ एयर टू एंटर अ प्लम्बिंग सिस्टम। ये जो बेंट पाइप हम अटैच करते हैं, इसका मेन पर्पज क्या है कि यह जो हमारा प्लम्बिंग सिस्टम पूरा होता है उसके अंदर एयर को एंटर कराता है, टू मेंटेन प्रॉपर एयर प्रेशर। प्रॉपर एयर प्रेशर को मेंटेन कराने के लिए, एंड टू एनेबल द रिमूवल सीवेज एंड ग्रे वाटर फ्रॉम ड्वेलिंग्स। मतलब आप समझ रहे हो कि क्वेश्चन में अपने से पूछा था कि उस पाइप का नाम बताओ जो सेप्टिक टैंक से फॉल गैसेस को बाहर निकालता है। तो क्या कर रहा है ये अपना बेंट पाइप? यह एयर को बाहर, जो आपकी एयर है उसको आपके प्लम्बिंग सिस्टम में एंटर करा रहा है कि अंदर जो एयर प्रेशर है वो मेंटेन आपका रहे, और जो भी सीवेज, जैसे फॉल गैसेस की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उन फॉल गैसेस को क्या कर सके? रिमूव कर सके। तो देखो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो आपका ये हो गया कि हमारा आंसर क्या हो गया? बेंट पाइप। फोर्थ ऑप्शन भी हम देख लेते हैं कि फोर्थ ऑप्शन आपको दिया गया था मैन हॉल। तो आपको पता है मैन हॉल्स को हम क्यों प्रोवाइड कराते हैं? फॉर द इंस्पेक्शन पर्पस। क्लीन करना है आपको। इंस्पेक्शन में क्या होता है? क्लीनिंग होती है, चेकिंग होती है, तो इन सब के लिए हम मैन हॉल्स को प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है? तो फिफ्थ क्वेश्चन जो आपका था, नेम ऑफ द पाइप आपको जो बताना था, उसका आंसर आपका क्या हो गया? यहाँ पे बेंट पाइप आपका आंसर हो गया है। क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत सारे लोग ने ये सुना भी नहीं होगा कि ये क्या होता है। देखते हैं क्या है। 6 नंबर का क्वेश्चन आपका है, डायगोनल बॉन्ड इज पैटर्न ऑफ बॉन्ड इन। डायगोनल बॉन्ड इज अ पैटर्न ऑफ बॉन्ड इन। आपसे ये पूछा गया है कि डायगोनल बॉन्ड जो है वो किस टाइप के पैटर्न ऑफ बॉन्ड का है। तो यहाँ पे बोला गया है इंग्लिश बॉन्ड, पहला ऑप्शन। दूसरा है फ्लेमिश बॉन्ड। तीसरा है आपका डच बॉन्ड। फोर्थ है आपका रैकिंग बॉन्ड। तो अगर आंसर की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आंसर की बात करता हूं। तो जो डायगोनल बॉन्ड होता है वो जनरली क्या होता है? टाइप ऑफ रैकिंग बॉन्ड होता है। क्लियर? डायगोनल बॉन्ड जो आपका होता है, प्रतिरूप पूछा है किस बॉन्ड का प्रतिरूप है, तो आप बोल सकते हो कि यह है टाइप ऑफ रैकिंग बॉन्ड। डायगोनल बॉन्ड जो है आपका क्या है? टाइप ऑफ रैकिंग बॉन्ड। देखो रैकिंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है
कि जो आपकी ब्रिक मैसोनरी, देखो जो बॉन्ड यूज होते हैं कहाँ होते हैं, ब्रिक मैसोनरी में होते हैं। तो ब्रिक मैसोनरी की जो वॉल है उसको आपने क्या कर रहे हो, टिल्टिंग हो रही है, टिल्ट हो रहा है। रैकिंग मतलब क्या होता है, टिल्ट होना। रैकिंग मतलब क्या होता है, टिल्ट। अब डायगोनल्स आपको पता है कि डायगोनल्स मतलब ये कहलाएगा आपका, ये आपकी वर्टिकल लाइन होती है, क्लियर, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, क्लियर, और ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायगोनल आपका हो जाएगा। तो देखो बॉल आपकी टिल्टिंग पे, तो रैकिंग मतलब क्या होगा, टिल्ट। तो आप यहाँ से भी इसको लगा सकते थे लॉजिक, के आंसर क्या हो जाएगा इसका, रैकिंग बॉन्ड हो जाएगा, जो आपका 4th नंबर पे दिया गया है। समझ लेते हैं इसमें कि जैसे इंग्लिश बॉन्ड है, आपसे ब्रीफ में समझते हैं इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है। तो अल्टरिंग कोर्स ऑफ स्ट्रेचर एंड हेडर। अब स्ट्रेचर और हेडर क्या होता है, तो अगर मैं आपसे बात करूं फॉर एग्जांपल, ये हमारा ब्रेक है, तो ये जो फेस हमारा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेचर बोलते हैं, और ये जो हमारा फेस होता है हमारा क्या होता है, हेडर होता है। तो इंग्लिश बॉन्ड में हम क्या करते हैं, अल्टरनेट कोर्स का यूज करते हैं। मतलब एक जो कोर्स क्या होता है, पूरा जो आपने प्लेस्ड कर दिया है, क्लियर। तो एक स्ट्रेचर का पूरा कोर्स आपने बना दिया, उसके ऊपर हेडर का कोर्स आ गया है, फिर आपका स्ट्रेचर का आ गया। तो अल्टरिंग ऑफ कोर्स आपने यहाँ पे हेडर और स्ट्रेचर का लिया हुआ है, वो आपका इंग्लिश बॉन्ड कहलाता है। अब फ्लेमिश बॉन्ड की बात करें तो ईच कोर्स कंसिस्ट ऑफ, अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे अभी मैंने क्या बोला कि जैसे स्ट्रेचर हो गया, स्ट्रेचर हो गया, स्ट्रेचर हो गया, स्ट्रेचर हो गया, इसके ऊपर दूसरा कोर्स किसका आ गया, हेडर का कोर्स आ गया, फिर आपका स्ट्रेचर का कोर्स आ गया, फिर आपका हेडर का कोर्स आ गया। तो यहाँ पे ये जो हुआ है कोर्स का अल्टरिंग हुआ है, ये इंग्लिश बॉन्ड है। अब अगर मैं बात करूं किसकी, यहाँ पे फ्लेमिश बॉन्ड की, तो यहाँ पे जो ईच कोर्स होता है इसमें ही स्ट्रेचर और हेडर का क्या होता है, अल्टरेशन होता है, क्लियर। क्या होता है, स्ट्रेचर फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर फिर हेडर। तो ये आपका फ्लेमिश बॉन्ड यहाँ पे कहलाता है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे डच बॉन्ड था। तो डच बॉन्ड में क्या है कि डच बॉन्ड जो आपका था वो क्या है, जो इंग्लिश बॉन्ड आपका यहाँ पे था, क्या था, जो आपका इंग्लिश बॉन्ड था, इस इंग्लिश बॉन्ड का मॉडिफिकेशन जो आया, इंग्लिश बॉन्ड में जो मॉडिफिकेशन किया गया। अब मॉडिफिकेशन यहाँ पे क्या हुआ था, तो मॉडिफिकेशन ये हुआ था कि एवरी स्ट्रेचर कोर्स, जो भी हम स्ट्रेचर कोर्स यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे वो स्टार्ट विथ 3 क्वार्टर, 3rd क्वार्टर से स्टार्ट होगा, क्लियर, एंड इन एवरी अल्टरनेट ऑफ स्ट्रेचर कोर्स, क्लियर। तो 3rd क्वार्टर से यहाँ पे स्ट्रेचर को क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था, तो ये मॉडिफिकेशन हुआ था। तो ये आपका क्या कहलाता है, डच बॉन्ड कहलाता है। और रैकिंग बॉन्ड क्या होता है, अब आपको पता चल गया, ये टाइप ऑफ द रैकिंग बॉन्ड है। तो रैकिंग बॉन्ड मतलब डायगोनल बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, तो आप बोल सकते हो कि डायगोनल बॉन्ड कंसिस्टिंग ऑफ अ हेडर कोर्स विथ इट्स ब्रेक लेड एट अ डायगोनल विथ एक्सटर्नल और इंटरनल फेस, क्लियर। जैसे स्ट्रेचर कोर्स है, हेडर कोर्स है, तो ये आपका इस टाइप से ये डायगोनली आपने स्ट्रेचर क्या कर दिए हैं, प्रोवाइड करा दिए, हेडर प्रोवाइड करा दिए हैं, क्लियर। तो ये आपका डायगोनल बॉन्ड यहाँ पे कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायगोनल बॉन्ड जो आपका है वो किस टाइप का होता है, रैकिंग बॉन्ड टाइप का होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे समझते हैं 7th नंबर का क्वेश्चन, फाइंड द डेल्टा फॉर अ क्रॉप व्हेन इट्स ड्यूटी इज 432 हेक्टेयर पर क्यूमेक्स on the field if the base of the crop is 150 days। एक न्यूमेरिकल दिया है छोटा सा, फॉर्मूला बेस्ड दिया गया है। ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं तो पहला ऑप्शन 150 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन 200 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन आपको दिया गया 300 सेंटीमीटर एंड फोर्थ ऑप्शन दिया है 432 सेंटीमीटर। तो बात यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको एक तो डेल्टा की बात कर रहा है, वो किसकी बात कर रहा है, डेल्टा की बात कर रहा है, दूसरा ड्यूटी की बात कर रहा है, और बेस पीरियड आपको यहाँ पे दिया गया है। तो अगर इन तीनों में एक रिलेशन की अगर मैं बात करूं, यूनिक फॉर्मूला, देखो यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर में भी यहाँ से क्वेश्चन आया है इस फॉर्मूले के बेसिस पे। तो अगर देखा जाए तो डेल्टा इक्वल्स टू आपका क्या होता है, क्या होता है 8.64 BY/D,
क्या होता है B/D। अब देखो डेल्टा फाइंड आउट करना है तो 8.64, बी आपका कितना दिया गया है 150 आपको दिया गया, कितना दिया 150 आपको दिया गया है। 150 जो आपने यहाँ पे लिया है वो डेज में लिया है, डिवाइड बाई ड्यूटी जो आपको दी गई है 432 दी गई है, और 32 क्या दे के रखा है आपको हेक्टेयर पर क्यूमेक दिया गया है, हेक्टेयर पर क्यूमेक आपको दिया गया है। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो जो हमें यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू मिल रही है वो डेल्टा की वैल्यू आपको किस में मिलेगी सेंटीमीटर में मिलेगी। तो डेल्टा जो हमारा यहाँ पे आएगा आफ्टर सॉल्यूशन दैट इज 300 सेंटीमीटर। क्लियर? तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 300 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है, आपका आंसर इजीली निकल आएगा। ठीक है, कैलसी की भी यहाँ पे इतनी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं 8 नंबर का जो क्वेश्चन आपका है, अ शॉर्ट ट्यूब ऑफ लेंथ नॉट मोर देन 2 or 3 times its diameter which is fitted to a circular opening in a tank is known as। क्लियर? तो देखो एक अगर हम थंब रूल की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं थंब रूल की बात करूं जो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है। क्लियर? पहले ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं फिर अपन थंब रूल की बात करेंगे। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे ऑरिफिस दिया, दूसरा आपको माउथ पीस दिया है, थर्ड आपको वियर दिया है एंड फोर्थ आपको नोच दिया है। थंब रूल की अगर मैं बात करूं तो इसने बोला है आ शॉर्ट ट्यूब ऑफ लेंथ नॉट मोर देन 2 or 3 times ऑफ इट्स डायामीटर, यही बोला गया है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि जो हमारा माउथ पीस होता है, थंब रूल की बात कर रहा हूं मैं, तो माउथ पीस की अगर मैं बात करूं तो जो माउथ पीस की आपकी लेंथ होती है, क्या होती है माउथ पीस की जो लेंथ होती है, इसकी लेंथ किसके बराबर होती है 2 to 3 times ऑफ डाया ऑफ ऑरिफिस। जो आपका ऑरिफिस होता है उसके डाया का कितना होता है 2 to 3 times, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए फॉर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग, इस थंब रूल के अकॉर्डिंग इसका डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा आपका माउथ पीस यहाँ पे आंसर हो जाएगा, अगर ये थंब रूल आपको याद है। ठीक है, अब अपन समझते हैं ऑरिफिस क्या होता है। ऑरिफिस क्या होता है कि ऑरिफिस एक मुहाना बोल सकते हो या फिर एक ओपनिंग बोल सकते हो जहां से लिक्विड आपका क्या होता है फ्लो आउट होता है। माउथ पीस की जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, माउथ पीस यहाँ पे यूज किया जाता है डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए। किसको मेजर करने के लिए डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए आप इसका यूज करते हो। आप बोल सकते हो डेट इज एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ ऑरिफिस एक्सटर्नल और इंटरनल माउथ पीस। क्लियर? या तो एक्सटर्नल हो सकता है बाहर की ओर या फिर इंटरनल हो सकता है अंदर की ओर, और यह ऑरिफिस का क्या होता है एक्सटेंडेड फॉर्म होता है। आप छोटा सा क्या करते हो, जैसे घर में पानी की टंकी होती है उसमें होल होता है, तो एक आप क्या करते हो माउथ पीस टाइप का एक छोटा पाइप वहां पे लगा देते हो शॉर्ट लेंथ का। क्लियर? तो इंटरनल टाइप भी हो सकता है और एक्सटर्नल टाइप भी हो सकता है। सेकंड अगर हम यहाँ पे बात करें वियर मतलब क्या होता है बांध होता है। तो वियर क्या होता है एक कॉन्क्रीट मेसोनरी स्ट्रक्चर होता है अक्रॉस द ओपन चैनल। ओपन चैनल के अक्रॉस हम इसको क्या करते हैं बनाते हैं। नोच की अगर मैं बात करूं तो नोच को भी यहाँ पे यूज किया जाता है टू मेजर रेट ऑफ फ्लो। क्लियर? कभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए नोच के रिगार्डिंग तो याद रखना कि नोच को भी हम यूज करते हैं रेट ऑफ फ्लो को मेजर करने के लिए। इसके लिए यूज करते हैं रेट ऑफ फ्लो को मेजर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो क्या हो गया आपका यहाँ पे माउथ पीस आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। थंब रूल आपको ये याद रखना है, जो लेंथ ऑफ माउथ पीस होती है आप माउथ पीस आपकी होती है वो 2 to 3 times ऑफ डाया ऑफ ऑरिफिस होता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 9th नंबर का जो क्वेश्चन है वो है आपका पुट्टी इज मेड अप ऑफ। पुट्टी जो आपकी है वो किसकी बनी हुई है। तो देखो सिंपल सा है, आपको पुट्टी की बात यहाँ पे की जा रही है। पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया है पाउडर चॉक एंड रॉ लिंसेड ऑयल।
नेक्स्ट है सेकेंड रेड लेड एंड लिंसेड ऑयल। थर्ड है आपका जिंक ऑक्साइड एंड बॉइल्ड लिंसेड ऑयल। एंड फोर्थ आपका है व्हाइट लेड एंड तारपीन। तो देखो रेड लेड आपका हो नहीं सकता है, जिंक वाला हो नहीं सकता है, व्हाइट लेड हो नहीं सकता है। बात कर रहे हैं हम पुट्टी की, और पुट्टी आपका जो होता है एज आ बेस मटेरियल आप यूज कर रहे हो, पहले लगाते हो पुट्टी, देन उस पर डिस्टेम्परिंग आप करते हो। क्लियर? तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि जो हमारा पाउडर्ड चॉक होता है, क्या होता है हमारा पाउडर्ड चॉक होता है, तो पाउडर्ड चॉक को हम किसके साथ यूज करें? रॉ लिंसिड ऑयल के साथ हम मिक्स करते हैं, तो जो हमारा यहाँ पे बनता है मटेरियल वो हमारा क्या होता है? पुट्टी होता है। देखो यहाँ पे जो रॉ लिंसिड ऑयल आपका होता है वो एज अ कैरियर यूज किया जाता है, कहाँ पे? ऑयल पेंट में। कहाँ पे यूज किया जाता है? ऑयल पेंट में यूज किया जाता है। क्लियर? तो 9th नंबर का जो हमारा क्वेश्चन था उसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? पाउडर्ड चॉक एंड रॉ लिंसिड ऑयल। तो 10th नंबर का हमारा क्वेश्चन है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर सेक्शन ऑफ रेडियस कैपिटल आर अबाउट इट्स डायामेट्रिकल एक्सिस एज। ऑप्शन आपको यहाँ पे पहला दिया है पाई आर की पावर 4 डिवाइड बाई 64। सेकेंड ऑप्शन आपका है पाई आर की पावर 4 डिवाइड बाई 32। थर्ड ऑप्शन है पाई आर की पावर 4 डिवाइड बाई 4 एंड फोर्थ ऑप्शन आपका है पाई आर की पावर 4 डिवाइड बाई 8। तो आपसे पूछा है सर्कुलर सेक्शन का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जिसकी रेडियस आपको आर दे के रखी हुई है, और आपको बताना किसके अबाउट है? डायामेट्रिकल एक्सिस के अबाउट आपको बताना है। तो सर्कुलर सेक्शन का डायामेट्रिकल एक्सिस के अबाउट जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो आपका क्या होता है? पाई आर की पावर 4 डिवाइड बाई 4। क्लियर? तो ये आपका क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका आता है कि एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज गिवन बाय। क्लियर? कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में एक एम्पेरिकल रिलेशनशिप की बात यहाँ पे की जा रही है। क्लियर? सबसे पहले ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका है यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ आपका जो दिया गया है बराबर दिया गया है 0.47 इंटू FC के। सेकेंड ऑप्शन आपका है FC के इक्वल्स टू 0.47 टेंसाइल स्ट्रेंथ। थर्ड ऑप्शन है टेंसाइल स्ट्रेंथ इक्वल्स टू स्मॉल के इंटू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की पावर n। क्लियर? अगर मैं इसको लिखूं थर्ड ऑप्शन को क्या आ जाएगा? देखो टेंसाइल स्ट्रेंथ इक्वल्स टू स्मॉल के और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की पावर स्मॉल n, ये आपका थर्ड ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे है कैपिटल के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिवाइड बाई टेंसाइल स्ट्रेंथ इनटू FC के। क्लियर? ये आपके थर्ड और फोर्थ ऑप्शन हो गए हैं। जैसे कि मैंने 2 ऑप्शन आपको बताया था, सेकंड ऑप्शन क्या बताया था? FC के इंटू 0.47 टेंसाइल स्ट्रेंथ, और पहला ऑप्शन जो आपका था वो था टेंसाइल स्ट्रेंथ इक्वल्स टू 0.47 FC। तो देखो एम्पेरिकल रिलेशन मतलब क्या होता है? ऐसा रिलेशनशिप जिसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू होते हैं, इक्वल नहीं होते, वो एम्पेरिकल रिलेशनशिप कहलाता है। तो यहाँ पे थ्योरेटिकली अगर हम बोलें तो जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारे कंक्रीट की होती है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ से कितना लार्जर होता है, कितना ज़्यादा होता है? 8 टाइम्स ज़्यादा होता है कंक्रीट की। आपको पता है कंक्रीट जो होता है स्ट्रांग होता है आपका कंप्रेशन में, वो वीक होता है आपका टेंशन में, इसलिए हम क्या करते थे? वीक जोन में उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टील बार, तो वो आपका RCC हो जाता है। ठीक है? तो यहाँ पे एम्पेरिकल रिलेशनशिप जो आपका आया है, जो आंसर है इसका
टेंसाइल स्ट्रेंथ इक्वल्स टू के इनटू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की पावर यहाँ पे कितनी दी गई है, n दी गई है। ये आपका एम्पेरिकल रिलेशन होता है। अब देखो जो k यहाँ पे है, ये k की जो वैल्यू होती है वो किस पर डिपेंड करती है, ये जो एग्रीगेट आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, तो अगर आपने ग्रेवल का यूज किया है या फिर आपने क्रश्ड एग्रीगेट का यूज किया है, ठीक है, ग्रेवल का अगर हम यूज करते हैं तो के की वैल्यू हमारी 6.2 हो जाती है, और क्रश्ड एग्रीगेट का अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 10.4 हो जाती है। क्लियर। अब जैसे अगर याद ना रहे कभी आपको ग्रेवल और एग्रीगेट और आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हो कोई से, तो आप यहाँ पे इसकी एक एवरेज वैल्यू को भी ले सकते हो। किसको ले सकते हो, एवरेज वैल्यू को आप ले सकते हो। एवरेज वैल्यू आपकी यहाँ पे होगी 8.3। तो एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है, टेंसाइल स्ट्रेंथ इक्वल्स टू के इंटू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की पावर स्मॉल n। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 12, और 12 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ISLC। क्या पूछा है आपसे, ISLC स्टैंड्स फॉर, ISLC स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन पहला आपको दिया है यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड लोअर वेट चैनल। देखो आई से इंडियन स्टैंडर्ड लोअर वेट चैनल पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है इंडियन स्टैंडर्ड लोअर चैनल, इंडियन स्टैंडर्ड लोअर चैनल दूसरा ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है इंडियन स्टैंडर्ड लाइट चैनल, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट चैनल। फोर्थ ऑप्शन है इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट चैनल। क्लियर। तो आपको पता है इस IS का मतलब तो इंडियन स्टैंडर्ड होता है। क्लियर। और ये सारे ऑप्शन में आपका सेम है इंडियन स्टैंडर्ड। अब LC यहाँ पे क्या होता है, LC आपका लोअर वेट होता है कि लोअर चैनल होता है कि लाइट चैनल होता है या फिर लाइट वेट चैनल होता है। तो याद रखना कि जो LC यहाँ पे दिया गया है इसका मतलब क्या होता है, लाइट वेट। इस L का मतलब क्या है, लाइट वेट, और C का मतलब यहाँ पे है चैनल सेक्शन से। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट चैनल। ठीक है, तो 12 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन था उसका आंसर आपका क्या हो गया, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट चैनल। नेक्स्ट 13th आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ब्लैंक दिया गया है आगे और पूछा है इज डिफाइन एज लोड पर यूनिट एरिया, लोड पर यूनिट एरिया। क्लियर। आगे आपको यहाँ पे ब्लैंक दिया गया है, ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है स्ट्रेन, दूसरा दिया है रिजिडिटी, तीसरा दिया है स्ट्रेस एंड फोर्थ दिया है प्रेशर। तो आपको पता है लोड पर यूनिट एरिया आपका क्या होता है, सिग्मा इक्वल्स टू F/A। क्लियर। लोड पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है, ये आपका स्ट्रेस कहलाता है। क्या कहलाता है, स्ट्रेस आपका कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रेस आपका हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है बर्नौली थ्योरम पर बेस्ड। तो बर्नौली थ्योरम डील्स विथ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, बर्नौली इक्वेशन जो होती है किस लॉ ऑफ कंजर्वेशन पर बेस्ड होती है। ऑप्शन पहला दिया है यहाँ पे एनर्जी, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे डिस्चार्ज, तीसरा ऑप्शन आपका है प्रेशर, और फोर्थ ऑप्शन आपका क्या है, मास। तो आपको पता है कि जो हमारी बर्नौली थ्योरम होती है, क्या होती है, बर्नौली थ्योरम जो हमारी होती है ये किस लॉ पर डिपेंड करती है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ किस पर, एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, ना तो हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी आपकी क्या होगी, कांस्टेंट यहाँ पर होगी। क्लियर। तो एनर्जी की टर्म में बर्नौली थ्योरम भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर। अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो क्या होती है आपकी
Z1 प्लस P1 बाई रो इंटू जी। क्लियर? प्लस क्या हो जाएगा V1 का स्क्वायर अपॉन 2G इक्वल्स टू Z2 प्लस P2 अपॉन रो जी प्लस V2 का स्क्वायर अपॉन 2G। क्लियर? और साथ में यहाँ पे जो आपका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, हेड लॉस इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लियर? एनर्जी के फॉर्म में जो आपका लॉस हुआ है, तो एनर्जी लॉस भी आप बोल सकते हो उसको, तो वो आपका यहाँ पे आ गया है। तो पोटेंशियल हेड हुआ आपका, काइनेटिक एनर्जी हुई, प्रेशर एनर्जी हुई आपकी, इन सब का जो सबमिशन होता है वो टोटल एनर्जी आपका होता है। ठीक है? तो ये एनर्जी की टर्म में आपकी बर्नौली थ्योरम्स हो गई है। और बर्नौली थ्योरम्स किसके लॉ पर बेस्ड है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब ना तो हम एनर्जी को क्रिएट कर पाएंगे, ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। क्लियर? ये होता है आपका। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनर्जी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू जनरल थंब रूल। जो आपका थंब रूल होता है, द हाइट ऑफ द डोर विल बी, डोर की जो हाइट होगी वो क्या होगी। ये जनरल थंब रूल जो आपका होता है, बिल्डिंग कोड्स वगैरह होते हैं उसमें जो यूज होता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे उन्होंने दिया है विड्थ प्लस 0.25 मीटर, विड्थ प्लस 0.25 मीटर। दूसरा दिया है विड्थ प्लस 2.25 मीटर। तीसरा आपको दिया है विड्थ प्लस 1 मीटर। और फोर्थ आपको दिया है विड्थ प्लस 1.25 मीटर। तो अगर एक जनरल थंब रूल की अगर मैं बात करूं, तो जो डोर हमारा होता है, डोर की जो हाइट होती है, क्लियर, हाइट ऑफ डोर, क्लियर, तो डोर की जो हमारी हाइट होती है वो विड्थ से कितनी होती है, 1 मीटर ज़्यादा होती है। हाइट ऑफ डोर 1 मीटर मोर देन विड्थ। तो ये जनरल थंब रूल होता है। इसके अकॉर्डिंग आपके ऑप्शंस जो दिए गए हैं उसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, विड्थ प्लस 1 मीटर। ये आपकी क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ डोर हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर हम एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, रेसिडेंशियल बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग में एक डोर की जो क्या होती है, साइज होती है, वो कितना होना चाहिए, तो नॉट लेस देन, जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए साइज की हम बात कर रहे हैं, तो नॉट लेस देन 0.9 मीटर बाई 2 मीटर। ये आपकी साइज होती है, इससे कम साइज नहीं होना चाहिए एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग। और अगर हम रेसिडेंशियल बिल्डिंग में बाथरूम्स या वाटर क्लोजेट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो मिनिमम आपका जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 0.75 मीटर बाई 1.9 मीटर। क्लियर, 1.9 मीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, अकॉर्डिंग टू कुचलिंग फॉर्मूला इफ P इज द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इन 1000 देन द फायर डिमांड ऑफ वाटर इन लीटर्स पर मिनट इज गिवन बाय। क्लियर, तो आपको पता है फायर डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूला होता है। यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कुचलिंग फॉर्मूला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपको दिया गया है 6563 अंडर रूट टी। क्लियर, पहला ऑप्शन आपको कितना दिया गया है यहाँ पे 6563 रूट पी, ये आपका पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन आपको दिया है 4640 अंडर रूट पी, आपका ये क्या हो गया है, सेकंड फॉर्मूला हो गया है। इसके बाद आपका थर्ड ऑप्शन जो दिया गया है 3182 अंडर रूट पी आपको दिया गया है। फोर्थ आपको दिया गया है 5663 अंडर रूट पी। तो ये 4 ऑप्शंस आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं। तो डायरेक्टली आपको पता होता है कुचलिंग फॉर्मूला। तो कुचलिंग फॉर्मूला क्या होता है, 3182 अंडर रूट पी, जहाँ पे पी जो है वो पॉपुलेशन आपकी होती है। क्लियर, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, अब देखो कुचलिंग फॉर्मूला के अलावा अगर मैं बात करूँ तो फ्रीमैन्स फॉर्मूला भी होता है, तो वो भी आपको याद रखना है। क्लियर, तो मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ फ्रीमैन्स फॉर्मूला, ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ये फ्रीमैन्स फॉर्मूला जो आपका होता है वो क्या होता है, डिस्चार्ज। आप फायर डिमांड की बात कर रहे हो, डिस्चार्ज की बात कर रहे हो,
डिस्चार्ज, या फिर मैं ऐसा बोलूँ क्वांटिटी ऑफ वाटर, और क्वांटिटी ऑफ वाटर जो यहाँ पे होगा आपका लीटर पर मिनट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्लियर। तो आपका Q इक्वल टू क्या हो जाएगा 1135.5, क्लियर, 1135.5 इक्वल टू इंटू P/10 + 10, क्लियर। ये आपका फ्रीमैन्स फार्मूला होता है फायर डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए, क्लियर। नेक्स्ट आपका होता है बोस्टन फार्मूला, क्लियर। आपका क्या होता है बोस्टन फार्मूला भी होता है। तो ये बोस्टन फार्मूला आपका क्या होता है, देखो Q इक्वल टू 5663/√P। तो देखो ये आप देख रहे होगे यहाँ पे जो आपको ये दिया गया है फोर्थ ऑप्शन, ये आपका बोस्टन फार्मूला है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, कि ये बोस्टन फार्मूला है। अब नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एक और होता है आपका राइटर फार्मूला। नेक्स्ट क्या होता है आपका राइटर फार्मूला। और राइटर फार्मूला जो होता है इसको किसने यूज किया है, नेशनल बोर्ड ऑफ फायर ने यूज किया है। नेशनल बोर्ड ऑफ फायर के द्वारा इस फॉर्मूले को यूज किया गया है। फॉर्मूला आपका क्या होता है, देखो Q इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ वाटर इक्वल टू 4637 और फिर क्या आ जाएगा √P 1 माइनस √T इंटू 1 माइनस 0.01 √T। तो ये आपका राइटर्स फार्मूला है नेशनल बोर्ड ऑफ फायर। तो कोचलिंग फार्मूला के साथ साथ आपको ये फार्मूले भी याद रखना है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। 3182 आपका आंसर हो गया कोचलिंग फार्मूला के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा गया था, सडन एंड टर्बुलेंट पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ सुपर क्रिटिकल स्टेट टू सब क्रिटिकल स्टेट इज नॉन एज, क्लियर। ऑप्शन नंबर पहला है आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, दूसरा है हाइड्रोलिक जंप, तीसरा है हाइड्रोलिक मीन रेडियस एंड फोर्थ है हाइड्रोलिक डेप्थ। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि सिंपल से अगर मैं बात करूँ तो एक पैसेज टर्बुलेंट पैसेज और सडन की बात कर रहा है, सडन और टर्बुलेंट पैसेज की बात कर रहा है। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो वाटर आपका है वो क्या हो रहा है सुपर क्रिटिकल, क्या हो रहा है सुपर क्रिटिकल से कौन सी स्टेट में जा रहा है आपका सब क्रिटिकल स्टेट में जा रहा है। या फिर मैं इसी को एक तरीके से और डिफाइन कर सकता हूं, व्हेन लिक्विड एट हाई वेलोसिटी डिस्चार्ज इनटू अ जोन ऑफ लोअर वेलोसिटी रेदर एब्रप्ट राइज अकर्स इन द लिक्विड सरफेस। जैसे अगर आप देखते हो कि फॉर एग्जांपल इस टाइप से यहाँ से आपका ये वाटर जो है यहाँ पे जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है वाटर जैसे ही डाउनफॉल होता है वाटर यहाँ पे क्या होता है आपका इस टाइप से राइज होता है, वाटर सरफेस आपकी राइज होती है। मतलब सुपर क्रिटिकल से आपका वाटर कहाँ चला गया है सब क्रिटिकल स्टेट में आपका चला गया है। तो इसको क्या बोला जाता है हाइड्रोलिक जंप बोला जाता है। क्या बोला जाता है हाइड्रोलिक जंप आपका बोला जाता है, क्लियर। तो हमारे क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 17 नंबर के सेकंड ऑप्शन जो हमारा दिया गया है हाइड्रोलिक जंप, वो हमारा क्या हो गया है आंसर हो गया है, क्लियर। तो याद रखना है आपको ये चीज कि हायर वेलोसिटी जोन से लोअर वेलोसिटी जोन में या फिर सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल में जो आपका वाटर जा रहा है तो वो स्टेट जो यहाँ पे डेवलप्ड होती है यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है हाइड्रोलिक जंप आपका होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आया है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी स्टेट्स दैट। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी स्टेट दैट, कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी ने क्या स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे है शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शियर स्ट्रेंथ। दूसरा ऑप्शन है शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी। नेक्स्ट है आपका कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
विस्कोसिटी, तीसरा भी आप वेलोसिटी दिया गया है, फोर्थ आपको दिया है शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है? आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी की अब मैं बात करूं तो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी हम जनरली यूज करते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड्स जो आपका होता है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है। क्या करता है? फॉलो करता है। कौन? न्यूटोनियन फ्लूइड जो आपका होता है। अच्छा, न्यूटन्स लॉ ने क्या बोला है कि द रिलेशनशिप बिटवीन द शियर स्ट्रेस, किसके बीच में रिलेशनशिप? शियर स्ट्रेस के बीच में। तो क्या बोला? द रिलेशनशिप बिटवीन द शियर स्ट्रेस एंड शियर रेट ऑफ फ्लूइड सब्जेक्टेड टू अ मैकेनिकल स्ट्रेस। मतलब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी आपका क्या हो जाएगा? शियर स्ट्रेस इक्वल्स टू म्यू डी बाई डी वाई। देखो du बाई डी वाई जो आपका यहाँ पे है ये है रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये आपका डायनेमिक विस्कोसिटी यहाँ पे हो जाएगी। डायनेमिक विस्कोसिटी आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो जो आपका शियर स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? वेलोसिटी ग्रेडियंट के। वेलोसिटी ग्रेडियंट अगर बढ़ रहा है तो शियर स्ट्रेस भी आपका बढ़ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आपका हो गया है ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो 19 क्वेश्चन क्या पूछा है? इन ऑप्टिकल स्क्वायर द टू सिवर्ड एंड अनसिवर्ड ग्लास इज फिक्स्ड मेकिंग एन एंगल ऑफ टू ईच अदर। ऑप्शन पहला है 95 डिग्री, 45 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है 25 डिग्री एंड फोर्थ ऑप्शन आपका दिया है 75 डिग्री। क्लियर? तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्टिकल स्क्वायर की बात कर रहे हैं। तो ऑप्टिकल स्क्वायर्स का अपन थोड़ा सा डायग्राम देखते हैं। तो इस टाइप का कुछ आपका डायग्राम होता है। ठीक है, ऑप्टिकल स्क्वायर के डायग्राम की हम बात कर रहे हैं। तो कुछ इस टाइप से आपका ऑप्टिकल स्क्वायर होता है और इसमें बोला कि इसमें आप सिवर्ड या फिर अनसिवर्ड ग्लास फिक्स करते हो तो कितने एंगल पे वो फिक्स करते हो। क्लियर? तो जो आपके ग्लास फिक्स होते हैं वो कुछ इस टाइप से आपके ग्लास फिक्स होते हैं। देखना यहाँ से ये इस टाइप के आपके क्या होते हैं, यहाँ पे ग्लास को फिक्स किया जाता है। क्लियर? ये आपके क्या होते हैं? ग्लास होते हैं। यहाँ पे आपका क्या होता है? डेट इज आई लेवल होता है आपका यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो ग्लास हैं इनके बीच में जो ये एंगल बन रहा है ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऑप्टिकल स्क्वायर में आप सिवर्ड और अनसिवर्ड जो ग्लास लगाते हो वो कितने एंगल पे फिक्स किए जाते हैं। तो याद आपको रखना है ये जो एंगल इनके बीच में होता है वो कितना होता है? 45 डिग्री आपका यहाँ पे होता है। क्लियर? देखो एक और चीज याद रखना कि जो हमारा ऑप्टिकल स्क्वायर होता है क्या होता है? ऑप्टिकल स्क्वायर जो हमारा होता है एज कंपेयर टू क्रॉस स्टाफ, एज कंपेयर टू क्रॉस स्टाफ क्या होता है? मोर एक्यूरेट होता है, मोर एक्यूरेट होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कभी आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, तो ऑप्टिकल स्क्वायर आपका क्या होगा? मोर एक्यूरेट होगा एज कंपेयर टू क्रॉस स्टाफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर अपना कितना हो जाएगा? 45 डिग्री आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 अगर हम बात करें तो क्या है? व्हेन अ डैम हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड इज अ नैरो वी शेप्ड वैली। क्लियर? मतलब अगर मैं बोलूं इस टाइप की ये वैली बन रही है। क्लियर? ये वी शेप्ड आपकी वैली बन रही है और इस वी शेप्ड वैली में आपको क्या करना है? डैम को कंस्ट्रक्शन करना है, डैम का कंस्ट्रक्शन करना है। ये वी शेप वैली है, या मैं लिखे दे रहा हूं डेट इज वी शेप्ड वैली। तो ये सब वी शेप्ड वैली में आपको क्या करना है? डैम का कंस्ट्रक्शन करना है। तो क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूं मैं।
When a dam has to be constructed in a narrow V-shaped valley, which of the following type of dam is suitable according to its topography? इस वी शेप्ड वैली में आपको एक डैम का कंस्ट्रक्शन करना है, तो किस टाइप का डैम आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करोगे इसकी टोपोग्राफी के अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर 1 आपको दिया है बराज। सी दूसरा ऑप्शन आपको दिया है आर्च डैम, थर्ड ऑप्शन दिया है अर्थफिल डैम एंड फोर्थ ऑप्शन दिया है आपको ओवरफ्लो डैम। क्लियर? तो अब यहां पे बात करते हैं सबसे पहले ऑप्शंस की। बराज यहां पे दिया है, बराज कहलाता क्या है सबसे पहले हम वो समझते हैं। तो बराज हमारा क्या होता है, लो हेड डायवर्जन डैम होता है। क्लियर? मैं किसकी बात कर रहा हूं यहाँ पे, BARRAGE, बराज की। तो इसको मैंने क्या बोला, डेट इज लो हेड डायवर्जन डैम। क्या होता है आपका, लो हेड डायवर्जन डैम होता है आपका, लो हेड डायवर्जन डैम होता है, विच कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ लार्ज गेट, विच कंसिस्ट नंबर ऑफ लार्ज गेट। देखो नंबर ऑफ लार्ज गेट से क्या होता है कि वाटर को डिस्चार्ज करना है, वाटर को रोक के रखना है, तो इनकी ओपनिंग्स पर डिपेंड करेगा। आपने क्लोज करके रखा है तो वाटर रुका रहेगा, ओपन करके रखा है वाटर निकलेगा। तो बैराज आपका ये कहलाता है। सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे था आर्च डैम को लेके, ठीक है। तो आर्च डैम क्या होता है आपको पता है, कॉन्क्रीट डैम डेट इज कर्व्ड अपस्ट्रीम इन प्लान। ये क्या होता है आपका, कर्व्ड अपस्ट्रीम प्लान में कंस्ट्रक्शन इसका किया जाता है आर्च डैम का। और अगर मैं आर्च डैम को डिफाइन करूं तो आप इसमें बोल सकते हो कि आर्च डैम डिजाइन्ड सो डेट द फोर्स ऑफ द वाटर अगेंस्ट इट नॉन एज हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। इसके अगेंस्ट जो फोर्स को ये रेजिस्ट कर रहा है वो कौन सा फोर्स कहलाएगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपका फोर्स होगा। क्लियर? तो उसको प्रेस करके लगेगा अगेंस्ट द आर्च, आर्च के अगेंस्ट उसको क्या करके रखेगा, प्रेस करके रखेगा। तो ये आपका आर्च डैम कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट आपका यहाँ पे था अर्थ फिल डैम। थर्ड ऑप्शन क्या था आपका, अर्थ फिल डैम। तो अर्थ फिल डैम आपका क्या होता है, इसको आप एम्बैंकमेंट डैम भी बोलते हो। क्या बोलते हो, एम्बैंकमेंट डैम भी आप बोलते हो। मिट्टी का बना हुआ है, अर्थ को आपने यहाँ पे फिल करके रखा हुआ है। नेक्स्ट आपका फोर्थ ऑप्शन जो था वो था ओवरफ्लो डैम। ओवरफ्लो डैम मतलब क्या हो जाएगा आपका कि इट परमिट ओवरफ्लो ऑफ वाटर ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ एक्सेस। नदी में जैसे पानी वाटर हो गया, डैम बनाया अक्रॉस द रिवर आपने फॉर एग्जांपल, वाटर ज़्यादा स्टोर हो गया पीछे, तो वो उसके ऊपर से क्या करेगा, उसको पास करेगा, ओवरफ्लो करा देगा। क्लियर? जैसे स्पिलवे वगैरह आपने देखे हैं तो वो ओवरफ्लो डैम आपका कहलाता है। तो अब वी शेप्ड वैली आपकी बनी हुई है, इसमें अब हम किस टाइप का डैम इनमें से बना सकते हैं, तो आपको ही पता है कि अकॉर्डिंग टू दिस टोपोग्राफी यहाँ पे जो प्रेशर आने वाला है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आने वाला है, वो वाटर कौन रजिस्टर करेगा, हमारा एक कर्व्ड अपस्ट्रीम प्लान वाला डैम, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्च डैम हम बोलते हैं। क्लियर? तो ये वी शेप्ड वैली जो है यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, आर्च डैम का कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 जो था उसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्च डैम हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? हमारा आंसर क्या हो गया, आर्च डैम आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है कंटूर लाइन क्रॉस वैली लाइन एट। कंटूर लाइन क्रॉस वैली लाइन एट, पहला है आपका ऑप्शन 45 डिग्री, सेकंड है आपका 60 डिग्री, थर्ड है आपका 30 डिग्री एंड फोर्थ है आपका 90 डिग्री। तो आपको पता है कि जो हमारी कंटूर लाइंस होती हैं वो वैली लाइंस को 90 डिग्री पर क्या करती हैं, 90 डिग्री पे क्या करती हैं, क्रॉस करती हैं। व्हाट इज अ कंटूर लाइन? कंटूर लाइन आपकी क्या होती हैं, तो अ लाइन ऑफ मैप ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ इक्वल हाइट। ऐसी लाइंस जो इक्वल हाइट के पॉइंट्स को जोड़ती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, कंटूर लाइन कहलाती हैं। व्हाट इज वैली लाइन? वैली लाइन क्या होता है,
तो जनरली अपियर इन वी शेप्ड कंटूर। जो वी शेप्ड कंटूर होता है उसमें आपकी जनरली जो लाइंस अपियर होती हैं वो आपकी वेली लाइंस कहलाती हैं। तो कंटूर लाइन वेली लाइंस को राइट एंगल या फिर 90 डिग्री पर आपकी क्या करती हैं, क्रॉस करती हैं। तो आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 है, अ टेस्ट यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ वेस्ट वाटर इज कॉल्ड। पहला ऑप्शन आपका है पीएच, सेकंड ऑप्शन है बीओडी, थर्ड ऑप्शन है सरफेस सेटिंग रेट एंड फोर्थ ऑप्शन आपका है डिटेंशन पीरियड। तो क्वेश्चन में ये बोला कि जो हमारा वेस्ट वाटर होता है, सीवेज की यहाँ पे बात कर रहे हैं हम, क्या होता है हमारा वेस्ट वाटर जो होता है, इस वेस्ट वाटर की स्ट्रेंथ की अगर मुझे कैलकुलेशंस करना है तो याद रखना कि वेस्ट वाटर की जो स्ट्रेंथ आपकी होती है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ बीओडी। बीओडी मतलब क्या होता है, बायोकेमिकली ऑक्सीजन डिमांड। जो बायोडिग्रेडेबल आपके ऑर्गेनिक्स होते हैं उनका जो डिकम्पोजिशन ऑक्सीडेशन आपका होता है, तो कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है यहाँ पे, कितना ऑक्सीजन का कंजप्शन हो रहा है, उसके बेसिस पर हम बीओडी को फाइंड आउट करते हैं। और ये बीओडी आपका बताएगा कि वेस्ट वाटर की स्ट्रेंथ क्या है। तो आंसर आपका यहाँ पे बीओडी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सेकंड जो आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 23 आपका है, वाटर डिमांड फॉर पब्लिक यूज एज कंपेयर टू टोटल डिमांड केप्ट इन डिजाइन ऑफ वाटर वर्क फॉर अ सिटी। क्लियर, यहाँ पे बोला गया है और ऑप्शंस दिया गया है 15%, सेकंड ऑप्शन है 10%, थर्ड ऑप्शन है 25%, फोर्थ ऑप्शन है 5%। तो क्वेश्चन की अगर यहाँ पे बात करें तो क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर हिंदी में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं, कुल मांग की तुलना में, टोटल डिमांड की तुलना में यहाँ पे बोला गया है कि उपयोग की जल मांग जो आपकी है, जो एक शहर के जल कारणों की योजना को जारी रखती है। क्लियर, योजना को क्या करके रखती है, जारी रखती है। तो वो कितना % होना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू जीओआई मैनुअल, जीओआई मैनुअल की अगर हम बात करें, देखो जीओआई मैनुअल से मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अकॉर्डिंग टू जीओआई मैनुअल की अगर हम बात करें तो ये जो होता है कितना होता है आपका 10% होता है। कितना होता है आपका 10% यहाँ पे होता है। क्लियर, ये आंसर आपका हो गया है। नेक्स्ट 24 जो हमारा क्वेश्चन है उसमें पूछा है आपसे व्हाट इज डिस्टेम्पर। देखो ये डिस्टेम्पर वाला जो क्वेश्चन है, जो 18 में पेपर आपके हुए थे अलग अलग शिफ्ट में, तो ये 2 बार तो रिपीट हो चुका था, 2 शिफ्टों में तो ये आ गया था व्हाट इज डिस्टेम्पर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ के रखना, ठीक है। पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया है आ ड्राइंग एजेंट। ड्राइंग एजेंट मतलब अगर हम इसको मिक्स कर दें तो क्या होगा, जो भी आपका पेंटिंग मटेरियल है वो जल्दी से ड्राई होगा, ऐसा तो नहीं है, डिस्टेम्परिंग इसमें तो यूज नहीं होता है। सेकेंड ऑप्शन आपका है अ पेंट कंसिस्टिंग ऑफ पाउडर, चॉक, पिगमेंट एंड वाटर। थर्ड ऑप्शन है अ पेंट कंसिस्टिंग ऑफ कलर्ड सीमेंट एंड वाटर। फोर्थ ऑप्शन है अ वाटर प्रूफिंग एजेंट। तो देखो डिस्टेम्पर जो आपका होता है वो क्या है, पेंटिंग के लिए आप इसको जनरली यूज करते हो। क्लियर, तो आपको पता है कि जो डिस्टेम्पर आपका है, क्या है, डिस्टेम्पर जो आपका है, इसमें हम जो बेस मटेरियल यूज करते हैं वो क्या करते हैं, चॉक का यूज करते हैं। डिस्टेम्पर का बेस मटेरियल क्या हो गया, चॉक हो गया। अब इसमें चॉक कैसा होगा, आपका वाइट होगा। अब इसमें अगर हम पिगमेंट्स यहाँ पे जो यूज किए जा रहे हैं, पिगमेंट्स क्या हैं, जो इसके अंदर कलर को फॉर्म कर रहे होंगे, अलग अलग कलर में बन रहा होगा, तो पिगमेंट्स। अब बनाया किसकी हेल्प से जा रहा होगा, तो एज अ कैरियर आपने जो यहाँ पे यूज किया है। क्लियर, एज अ कैरियर या व्हीकल की मैं बात करूँ तो क्या यूज किया है, वाटर आपने यूज किया है। तो व्हाट इज डिस्टेम्पर, अगर आपसे कोई पूछे कि डिस्टेम्पर क्या कहलाता है, तो डिस्टेम्पर आपका क्या होता है, अ पेंट, जो डिस्टेम्पर पेंट आपका होता है, अ पेंट कंसिस्ट ऑफ पाउडर, चॉक प्लस पिगमेंट प्लस वाटर, इसको हम डिस्टेम्पर बोलते हैं। तो इसका आंसर आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा जो दिया गया है, अ पेंट कंसिस्टिंग ऑफ पाउडर, चॉक, पिगमेंट एंड वाटर। क्लियर, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है।
पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया है बोथ NS पर मीटर स्क्वायर एंड PAS। सेकेंड ऑप्शन है PAS ओनली। थर्ड ऑप्शन है किलो न्यूटन पर मीटर। फोर्थ ऑप्शन है NS पर मीटर स्क्वायर ओनली। तो देखो NS पर मीटर स्क्वायर जो आपको दिया गया है NS पर मीटर स्क्वायर, और एक आपको यहाँ पे बार बार बोला जा रहा है PAS। इसका मतलब क्या होता है? न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और PAS का मतलब होता है आपका पास्कल सेकेंड। तो आपको पता है विस्कोसिटी की ये जो यूनिट्स हैं न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर भी होती है, पास्कल सेकेंड भी होती है, और भी होती है आपकी पाइस होती है। क्लियर? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ये बोथ यूनिट्स विस्कोसिटी की हैं, तो आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा बोथ NS पर मीटर स्क्वायर एंड मतलब न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर एंड पास्कल सेकेंड। तो ये आपका यहाँ पे 25 क्वेश्चंस का आंसर हो गया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो जैसा कि 2018 4 सितंबर शिफ्ट सेकंड का हम पेपर यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे, तो हमने 1 to 25 क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में हम 25 से 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मींस ये जो 2018 का पेपर हमारा है इसको हम 4 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। 25 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चन एंड 25 क्वेश्चंस। क्लियर? तो 4 पार्ट में आपका ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और क्वेश्चंस ये आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प कर रहा है, आपकी प्रिपरेशन बूस्ट यहाँ पे हो रही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।